नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा के तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार सिलसिलेवार गंभीरता से बातचीत होना जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा निर्माण के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, महत्वपूर्ण भी और विवादास्पद भी, और वो है सिनेमा में पूंजी का सवाल। यानी फिल्म बनाने में और फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में जो एक लंबी चेन है पैसे की, कौन पैसा लगाता है और उस पैसा लगाने का अंततः परिणाम क्या होता है, उसके क्या नफा नुकसान है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और उस बातचीत का एक जो तात्कालिक आधार है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। अभी हाल में खबर आई थी कि करण जौहर जो कि बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, उनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस में अदार पूनावाला जो कि कोविड के दौरान कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाने के लिए जो उनकी कंपनी है सीरम इंडिया, उसके जरिए फेमस हुए थे और लोगों को उनका नाम पता चला था। तो अदार पूनावाला ने अपनी एक और कंपनी के जरिए करण जौहर की जो एक प्रोडक्शन कंपनी है धर्मा प्रोडक्शंस, उसमें उन्होंने 1,000 करोड़ का निवेश किया है। और उस 1,000 करोड़ के निवेश के जरिए ऐसा खबरों में आया कि करण जौहर की कंपनी में लगभग 50% की मालिकाना हिस्सेदारी जो है वो अब अदार पूनावाला की कंपनी या अदार पूनावाला के पास पहुंच गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये जो खबर है उसने नए सिरे से फिल्म इंडस्ट्री में यानी फिल्म निर्माण में एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पैसे का सवाल है, कौन पूंजी लगाता है और उस पूंजी लगाने के क्या असर हैं, उससे क्या लोगों में क्या बात चलती है, क्या चर्चाएं चलती हैं, उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं हमेशा की तरह कुछ बहुत ही खास लोग जो कि सिनेमा से जुड़ी हर प्रक्रिया के बारे में, फिल्म निर्माण के बारे में, फिल्म विश्लेषण के बारे में लगातार लिखते, पढ़ते, बोलते और चर्चा करते रहते हैं। हमारे कार्यक्रमों में तमाम सारे लोग शरीक होते रहते हैं। हमारे साथ अजय ब्रह्मात्मक जी हैं, हमारे साथ फिल्मकार विनोद पांडे साहब हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर फिल्मकार हैं और कई सारी चर्चित फिल्में बना चुके हैं। हमारे साथ जबरीमल पारख साहब हैं जो कि फिल्म विश्लेषक हैं, लगातार पिछले 4 दशकों से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और हमारे कार्यक्रमों में लगातार शरीक होते रहे। हमारे साथ पराग चापेकर हैं जो कि बहुत वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं, वर्षों से फिल्म पत्रकारिता में सक्रिय हैं। हमारे साथ हितेंद्र पटेल साहब भी हैं जो कि फिल्म विश्लेषक हैं और प्रोफेसर हैं और हिंदी सिनेमा संस्कृति के सवाल पर लगातार चर्चाओं में संलग्न रहते हैं। संजीत नार्वेकर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बहुत जाने माने फिल्म विश्लेषक हैं और वो भी कई वर्षों से लगातार फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझने और समझाने की प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं, लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं बातचीत की शुरुआत विनोद जी आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के तौर पर उपस्थित हैं जो एक तरीके से कहा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधि के तौर पर या एक फिल्मकार के तौर पर आपका जो एक अनुभव है पूंजी का, यानी क्योंकि फिल्म में पूंजी का जो सवाल है तो एक आम दर्शक की समझ के लिए आप उसको थोड़ा सा संक्षेप में अगर ये बताते चले कि फिल्म निर्माण में जो पूंजी है वो कैसे कैसे उसको हम अलग अलग चरणों में देख सकते हैं और जो पूंजी निवेश का सवाल है, यानी एक फिल्मकार के तौर पर जब आपने फिल्म बनाना शुरू किया था या उससे पहले जब आप फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझ रहे थे, तो जो फिल्म निर्माण में जो पूंजी लगती थी, कैसे लगती थी और समय के साथ साथ आपने क्या बदलाव देखे, संक्षेप में जरा इसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो हमारा ज्ञानवर्धन होगा। विनोद जी। नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा विषय चुना है अमिताभ, और आपने मुझे खूब पकड़ा है। फिल्में बनाने के लिए पैसा चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन फिल्में बनाने के लिए जब राशि की ज़रूरत होती है तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि फिल्म एक सिर्फ मनोरंजन का, उछल कूद का, नाचने का, गीतों का या फिर एक्शन का ऐसा माध्यम नहीं है। उसमें कुछ गहरी बात भी होती है, कुछ कहता है फिल्मकार अपनी कहानी के जरिए, अपने ट्रीटमेंट के जरिए। मेरा अनुभव, आई एम सॉरी टू से दिस एंड वन हैज टू बी ब्लंट अबाउट इट,
I came from the small cinema segment because मैंने अपने पैसे से पहली फिल्म बनाई थी, फिर मैं बढ़ता गया। तो ऐसा हुआ क्योंकि मेरी फिल्म बहुत चर्चित हो गई थी, सक्सेसफुल हो गई थी ऑन द टारगेट ऑडियंस, खासतौर पे बालकनी टाइप की ऑडियंस मेरी फिल्म एक बार फिर। तो मुझे जल्दी जल्दी पैसा मिलने लगा, लोग मुझे इंगेज करने लगे फिल्म बनाने के लिए, और बहुत ही जल्दी एक अजीब सा अनुभव मेरा हो गया। उस जमाने में एक बहुत बड़ी फिल्म बनी थी 80s में, 82 83 में, 81 82 में, स्टार, जो बिद्दू ने बनाई थी। बिद्दू एक बहुत बड़े कंपोजर थे फिल्म के, और वो बहुत चर्चित थे, बहुत नाम कमा चुके थे अपने एक गाने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तो वो स्टार मैंने डायरेक्ट की, और मेरा अनुभव बस लड़ने झगड़ने का रहा। बना तो ली, उसकी तारीफ भी कुछ लोगों ने बहुत की, लेकिन मेरा मन उसमें इतना नहीं था, क्योंकि हर कदम पे कोई ना कोई प्रतिबंध आते थे, और वो आते थे बिद्दू साहब की तरफ से। ही बिलीव इनके जस्ट उनके गाने प्रयोग करके एक चीज़ बना दी जाए, बाकी ट्रीटमेंट में गहराई में उसमें जाने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं थी उनकी। और मेटाफोरिक सिनेमा तो वो करने ही नहीं देते थे। आई मीन मैं एक दफ़े एक शॉट लगा रहा था क्रेन पे कि ऊपर से देख रहा है पहले हीरो को आदमी, और फिर धीरे धीरे नीचे जाता है और आदमी के पीछे कैमरा है, फिर वो व्यक्ति सही जाफरी जो एक्सपर्ट कर रहा है वो टांगों के नीचे से, दैट वाज एक्सप्रेसिव शॉट, बट नो। इसके बाद में वो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, तो मेरे संघर्ष के दिन फिर शुरू हो गए। मैं संघर्ष के साथ फिल्में बनाता रहा, किसी ना किसी तरह से टिका रहा। मैंने और फिल्में बनाई, ये नज़दीकियाँ बनाई, एक नया रिश्ता बनाई, कुछ स्टार्स के साथ भी बनाई, रेखा के साथ, शबाना आज़मी, परवीन बाबी, सबके साथ। लेकिन किसी तरह से मैं अछूता रह गया, बचता चला गया। फिर आया वो दौर जब बहुत बड़ा धन इंडस्ट्री में आने लगा। That was the corporatization of the industry. और मैंने उसकी जो नृशंसता थी अपनी आंखों से देखी, अपने आप अनुभव की, कि आप एक इंडिविजुअल, एक गहरी बात कहने वाले फिल्मकारों के लिए जगह सिकुड़ती चली गई। धीरे धीरे वो पटरी छोड़कर उतरते चले गए, उतार दिया गया। कुछ थे मेरे जैसे सिद्धि, वो फिर भी बनाते रहे, कुछ टेलीविज़न के माध्यम से, कुछ अलग तरह की फिल्में लिमिटेड ऑडियंस के लिए। लेकिन जब जब बड़ा पैसा आया है इंडस्ट्री का, इसका एक और एग्जाम्पल हुई, और मुझे बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था चालू मूवी, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का पैसा लगा। नॉट रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस एंटरटेनमेंट का, जो अनिल अंबानी साहब की कंपनी थी। वो इतनी कठोर साबित हुआ कि एक तो वो फिल्म को बीच में ही छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि जो उसका स्टार था चालू मूवी में, आइडियली सेलेक्टेड राजपाल यादव, जिसका पहले भाव अच्छा था, वो सडनली उसका भाव गिर गया। उसकी ऑडियंस ओपनिंग 5-6% हो गई, दे वांटेड डंप द फिल्म। किसी तरह से मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स छोड़ी, मेरे पास अधिकार बिल्कुल नहीं था उस फिल्म में, although I was called the producer also, besides being the writer and director. तो मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी छोड़ी, किस तरह से पूरा किया। लेकिन सबसे कड़वा अनुभव तब हुआ कि नॉट ओनली मेरे टेक्नीशियंस के पैसे उन्होंने काटे, लेकिन जब रिलीज की घड़ी आई तो हम इसे रिलीज नहीं करेंगे, बहुत छोटी फिल्म है, हो गई है ये अब, और इसमें हमको 5-6 करोड़ तो प्रमोशन में लग जाएंगे। मैंने कहा प्लीज नहीं लगेंगे, मुझे 1 करोड़ दे दीजिए, मैं करके बता दूँ। उन्होंने कहा नहीं, कमर्शियली रिलीज नहीं करेंगे। वजह, उस वक्त एक जो CEO आए थे, शुरू में तो उसमें एक अपने फिल्म इंडस्ट्री के ही साथी थे, अमित खन्ना, वो चेयरमैन कहलाते थे, पर कोई पावर नहीं रह गई उनकी। अब आए थे ये CEO जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जो ये लोग आते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते रहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उन्हें उतना ही बड़ा पैसा भी चाहिए, तो उन्हें उतने ही बड़े स्टार वाली फिल्में चाहिए, ताकि लेन देन बहुत बड़े स्केल पे हो सके। उनको वही चीज़ सुरक्षित लगती है, और जितने बड़े बड़े स्टार वो लेते हैं और फिल्म फ्लॉप भी हो जाए, तो वो इतना बांट चुके होते हैं उस रिस्क को सीधी उंगली उन पर नहीं लगती। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो ऐसी मनोवृत्ति के लोग थे, जो कि टूथपेस्ट बेचते हैं, हेयर ड्रायर्स बेचते हैं, वो
टोस्टर्स बेचते हैं, उस दुनिया के लोग ये नहीं समझ सकते कि फिल्म की अपनी एक जिंदगी होती है, फिल्म की अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक आत्मा होती है। इसीलिए आप देखेंगे वैसा सिनेमा ऑलमोस्ट गायब हो गया है। उस सिनेमा को फिर से ढूंढ के लाने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, आई एम सॉरी टू से अमिताभ एंड आप लोग, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो पैसा आया है इसका उस सिनेमा को बिल्कुल ही खत्म ही कर देगा। यूं भी जी, आप जी, वो जी, आपने ये जो बात कही है, मैं फ़िलहाल आपकी ये जो बात है कि कॉर्पोरेट का पैसा जो है, वो जो छोटा सिनेमा या जो मीनिंगफुल सिनेमा जिसको आप कह रहे हैं उसको ख़त्म कर देगा। ये जो आपकी चिंता है, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए, मैं संजीत नार्वेकर जी आपके पास आता हूँ और मैं आपको इसलिए मैंने आपके पास आया हूँ, आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक जो चीज़ जो विनोद पांडे जी ने अपनी पूरी बातचीत में अपने अनुभवों के आधार पर उसके ज़रिए जो बताया कि कॉर्पोरेटाइज़ेशन ऑफ फ़िल्म मेकिंग जब से शुरू हुआ, तो कैसे जो है सिनेमा में जो जिसको जो लोग कला समझते हैं, वो कैसे एक नृशंस शब्द का इस्तेमाल किया विनोद जी ने। मुझे याद है उन्होंने अपनी बातचीत में नृशंस शब्द का इस्तेमाल किया। तो कैसे वो एक बहुत क्रूर कारोबारी उसमें बदल गया। तो मैं आपसे चाहूँगा संजीत जी, चूँकि आपने वर्षों सिनेमा के पूरे प्रोसेस का अध्ययन भी किया है और आप एक पूरी उस प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, स्वयं भी फ़िल्मकार के तौर पर, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर के तौर पर। तो थोड़ा-सा इतिहास बताते हुए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये भी बताएँ कि भई ये फ़िल्म जो हम लोग कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, शाहपुर पलूनजी मिस्त्री जो है मतलब मुग़ल-ए आज़म जो है फाइनेंस करने में उनका हाथ रहा है। जो कंपनी आज है, तो उसके पूर्वजों ने उस फ़िल्म को फाइनेंस किया है। तो ये कोई बहुत नई बात है क्या, या एकदम से नई बात है, या इसका कुछ चेहरा बदल गया है, कुछ तौर तरीके बदल गए हैं? तो जो फ़िल्म मुग़ल-ए-आज़म जो 60s में बन रही थी, उससे पहले स्टूडियो फाइनेंसिंग का सिस्टम था। थोड़ा उसको संक्षेप में समझाते हुए, अगर आप वो जो ये जो कॉर्पोरेटाइज़ेशन वाली बात कही है, उस पर आप थोड़ा कुछ बोलें, तो अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। संजीत जी। हाँ, अमिताभ जी, ये कॉर्पोरेटाइज़ेशन जो फ़िल्म इंडस्ट्री में कोशिश रही है बिगिनिंग से, ऐसे नहीं है कि अभी नया शब्द आया है कि धर्मा प्रोडक्शंस या यशराज फ़िल्म इन्होंने कॉर्पोरेटाइज़ेशन शुरू किया है। आप बिल्कुल पीछे जाएँगे 1917 में, जब दादा साहब फाल्के फ़िल्में बना रहे थे और 4-5 फ़िल्में बनने के बाद वो फाइनेंस ढूँढ रहे थे, तब लोकमान्य तिलक बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनके स्वदेशी एफर्ट से। उन्होंने उनके लिए फाइनेंस अरेंज किया था। उस वक़्त पे जो हम बोलते हैं रतन जी सेठ, रतन जी दादा भाई टाटा, दैट इज़ जे.आर.डी. टाटा's फादर एंड मनमोहन दास रामजी, ये दोनों ने मिलके 5 लाख का फाइनेंस ऑफर किया था दादा साहब फाल्के को कि आप फ़िल्म कंपनी बनाइए, कॉर्पोरेट कंपनी बनाइए, लिमिटेड कंपनी बनाइए और हम लोग फ़िल्में बनाते हैं। दादा साहब फाल्के ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, एक कंपनी बनाई, हिंदुस्तान फ़िल्म कंपनी, जो 1917 में इनकॉर्पोरेट हुई और फाल्के खुद वर्किंग पार्टनर थे। वी.एस. आप्टे उसके मैनेजिंग पार्टनर थे। मायाशंकर भट्ट थे, एल.बी. फाटक थे। ये मालूम नहीं है कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई कि नहीं, लेकिन जो 2 पार्टनर्स थे, गोकुल दास दामोदर और माधवजी जयसिंह, ये दोनों स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे। तो ऐसे लगता है कि उस वक़्त पे जुड़े होंगे शायद, लेकिन उसकी कोई पुष्टि करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन पहली कंपनी जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी रही और जिसके बाकायदा शेयर्स बने, एंड दैट वाज बॉम्बे टॉकीज। हिमांशु राय और देविका रानी ने जो 1934 में कंपनी बनाई और उसके शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हुए, जो बहुत बहुत लोगों ने देखे उसके शेयर सर्टिफिकेट, और उसकी जो इंटरनल टसल्स हुई, देविका रानी ऑन वन साइड और अशोक कुमार, सवक वाच्छा और ये शशिधर मुखर्जी ऑन अदर साइड, उसमें कॉर्पोरेट एंटेंगलमेंट्स बहुत हुए। तो वो एक उदाहरण है। असली तौर पे अगर आप देखा जाए तो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो शुरू हुआ वो 1978-79 में एक वर्किंग ग्रुप ऑन नेशनल फिल्म पॉलिसी, ये इसका गठन हुआ अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कन्नड़ साहित्यकार हैं डॉक्टर के शिवराम करन, जिन्होंने 1980 में अपना रिकमेंडेशंस दिए। उसमें से एक मुख्य रिकमेंडेशन ये था कि film industry should be recognized as a industry of vital importance
so that institutional finance will be made available. इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब है बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लोग उसको पैसा देना शुरू करें। अब जैसे विनोद जी ने कहा है, इंडस्ट्री में बहुत बार पैसा ये लोग बाहर से उठाते हैं एट 2%, 3% पर मंथ, तो उनको लगा कि भाई एक बार बैंक फाइनेंस मिल जाएगा तो बहुत सारा कॉर्पोरेटाइजेशन आ जाएगा। और दूसरा रिकमेंडेशन उन्होंने किया था कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स आप रीऑर्गेनाइज कीजिए, जो जिस तरह से चल रहा है उसको रीऑर्गेनाइज कीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से उस टाइम पे सुभाष घई वाज द ओनली पर्सन जिसने सीरियसली लिया। सुभाष घई की एक कंपनी बनी थी मुक्ता आर्ट्स 1978, जिसके अंडर उन्होंने विश्वनाथ नाम की फिल्म बनाई, और 1982 में उन्होंने ये 1980 जो वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन आने के बाद सुभाष घई ने 1982 में मुक्ता आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और उसके बाद चल के 2000 में उसके शेयर्स लिस्ट हो गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप कह सकते हैं कि मॉडर्न जमाने में अगर देखा जाए तो सुभाष घई ने कॉर्पोरेटाइजेशन का तौर तरीके शुरू किए। प्रॉब्लम क्या है मालूम है अमिताभ जी, फिल्म इंडस्ट्री का नेचर ऐसे है कि आप उसको कॉर्पोरेट नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे पहली बात ऐसी है कि 90% ट्रांजैक्शन सब कैश में होते हैं। अच्छा, ब्लैक मनी के वजह से होते हैं, कभी कभी इंडस्ट्री में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता। ये जो छोटे मोटे टेक्नीशियंस हैं वो कहते हैं पता नहीं प्रोड्यूसर का चेक रहेगा, बाउंस होएगा, क्या होगा, अपने तो कैश दे। तो दिस कैश ट्रांजैक्शंस इन फिल्म इंडस्ट्री, इनका क्या हो जाता है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एक्सटर्नल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिटर भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि भैया आपके सारे ट्रांजैक्शन जो भी हैं वो कैश में हो रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है। उसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, इस पे विनोद जी ने थोड़ी बात की थी, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब हिंदुस्तान लीवर में अगर जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट आता है कि सर्फ का एक डिब्बा दूसरे सर्फ के डिब्बे की तरह होता है। लेकिन यहाँ जो फिल्म विनोद जी बनाएंगे, जो फिल्म यशराज से आएगी, जो ईच प्रोडक्ट इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इसके वजह से उसका मार्केटिंग भी डिफरेंशिएटेड करना पड़ता है। अब यही तो बड़ी चूक एबीसीएल ने की और खड्डे में गए, क्योंकि उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो हिंदुस्तान लीवर से लाया था, तो उसने सोचा होगा कि भैया जैसे कॉर्पोरेट को हम लोग चलाते हैं वैसे इसको चल जाएगा, लेकिन चलता नहीं है, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट अलग होने के वजह से होता क्या है, बैंक खुद गेज नहीं कर पाती कि भाई ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि हर फिल्म दूसरे फिल्म से अलग होती है, और इसको आप प्री प्लान नहीं कर सकते कि भैया ये 100% चलेगी और इतना रिटर्न आएगा। इसी वजह से बैंक्स लोन देते नहीं है, क्योंकि कहते हैं ये तो स्पेकुलेटिव है, आपको खुद को पता नहीं है ये फिल्म चलने वाली है कि ना, आप मुझे गारंटी नहीं दे सकते कि फिल्म कितना बिजनेस करेगी। और कभी कभी कम पैसे में बनी हुई फिल्म भी बहुत पैसा कमा लेती है। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है कि मैनेजमेंट सेंट्रलाइज नहीं। अब यशराज में जाओ या धर्मा में जाओ, जब तक उनके बिग बॉस हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कुछ काम नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा। अब मैंने खुद ने हिंदुस्तान लीवर में काम किया है, तो मैं सीनियर कम्युनिकेशन मैनेजर था, मुझे हक था कि 25,000 तक मैं चेक साइन कर सकता हूँ, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। आप प्लम्बर का भी पेमेंट करना है तो करण जौहर जब तक हाँ बोल के साइन नहीं करेगा तब तक आपको पैसे नहीं मिलने वाले, और 6-6 महीने 1-1 साल के लिए आपका रुक जाता है। तो कॉर्पोरेटाइजेशन में जो डिसेंट्रलाइजेशन आना चाहिए, जैसे अभी देखिए रतन टाटा बिग बॉस थे, टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के चेयरमैन थे, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो नानी पालकी वाला जो कहता था वो एसीसी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में चलता था, बिकॉज ही वाज द बिग बॉस। रतन टाटा के पास नहीं कोई ओके लेने जाता था, नानी पालकी वाला करता था। जैसे टिस्को में रूसी मोदी ओके करते थे, और टीसीएस में एफसी कोहली ओके करते थे। मेरा कहने का मतलब है आपका ग्रुप हेड है रतन टाटा, लेकिन हर मस्जिद का अलग मुल्ला है, तो उस मस्जिद में जो काम चलता है वो उसका पेमेंट भी उस तरफ से हो जाता है, उसकी जो डेट बहुत अच्छी बात आपने कही है जी। नहीं होता है फिल्म इंडस्ट्री में। कैसे होता है जी। कि आप बड़े से बड़े कंपनी में काम करो तो इवन जो फाइनेंस डायरेक्टर है या तो हेड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, वो एक बॉस ने सिग्नेचर नहीं दिया है, अभी तक ओके नहीं दिया है,
अब ये नाम नहीं देता हूँ, मैंने बड़े कंपनी में काम किया जिसकी मैडम बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी, 2 साल के लिए मुझे पैसे नहीं मिले क्योंकि मैडम साइन ही नहीं करने को अवेलेबल थी। अब वो मैडम सब पे गुस्सा करती है, सब फोटोग्राफर्स को यहाँ वहां उड़ाते रहती है, लेकिन उस टाइम पे तो इतनी बिजी थी, उसको एक साधारण चेक पे साइन करने के लिए टाइम नहीं। तो आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 साल बिल्कुल बिल्कुल पैसा नहीं। तो जी आप जी जी बिल्कुल संजीत जी, मैं ये जो आपने जो नज़ीर दी है, मैं पराग चापेकर आपके पास आता हूँ। पराग, आपसे मैं समझना चाहूंगा क्योंकि बीच में जब ये बात हो रही थी, अभी संजीत जी जो जिस तरीके से बता रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कॉर्पोरेट में जो है दिक्कत ये है कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो है यूनिफॉर्म नहीं है, और दूसरी बात है कि जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है वहां पर जो है वो जो कंपनियां जिस तरीके से चल रही हैं वहां डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों के फायदे के लिए आप थोड़ा हमको वो भी बताएं, एक दौर में जब अंडरवर्ल्ड का बहुत नाम उछला था फिल्म इंडस्ट्री के साथ में और अंडरवर्ल्ड का पैसा लगे होने की बात थी, तो वो जो है उसने इंडस्ट्री को काफी, उसकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो जो चीज है वो आज तक चिपकी हुई है। क्या आपको लगता है कि ये जो नया कॉर्पोरेट कल्चर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पैसे का सवाल है, यानी पैसे की जो शुचिता का सवाल है, यानी पैसा जो है वो साफ सुथरा पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा, और ढंग से लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या कहीं दर्शक के मन में उस संदेह को वो अभी भी बनाए रखेगा? आपको क्या लगता है कि वो कॉर्पोरेट की पूंजी जो है उससे दर्शक को जो है लगता है कि नहीं 1000 करोड़ लगा दिया तो उससे क्या सिनेमा जो है कोई बहुत अच्छा सिनेमा बनने लगेगा, ऐसा कुछ होगा क्या? पराग जी। देखिए अमिताभ, ये बड़ी अजीब सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री अगर बात करें तो कला है, सिनेमा एक कला है, और उसके साथ इंडस्ट्री जोड़ दिया तो बाजार आ गया। तो कला के ऊपर मार्केट या बाजार की नजर होने लगी। और अब हुआ ये है कि धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का अब तो इम्पैक्ट नहीं है, कारपोरेट वर्ल्ड आ गया, अब पैसा सारा वाइट और इसमें ही ज्यादा होता है। अब वो अंडरवर्ल्ड वाला लेवल जो आप बोल रहे हैं वो तक खत्म सा हो गया कि अंडरवर्ल्ड का पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, वो अब नहीं होता है। लेकिन बाजार का पैसा कारपोरेट लेती है और इंडस्ट्री में लगाती है, तो हमारी इंडस्ट्री अब बाजारू हो गई है, उसमें कला कहीं नहीं रही है, वो बाजारू हो गई है। जिस तरह की फिल्में बना करती थी, जो एक आर्ट उसमें होता था, एक जो आज तक हम बावर्ची जैसी फिल्में या आनंद जैसी फिल्में हम याद करते हैं। आप पिछले दौर की अगर कुछ फिल्में देखें तो आपको शायद बहुत सोचना पड़ेगा कि यार कौन कौन सी फिल्में जो अमर हो गई है। तो क्योंकि बाजार है। अब सलमान खान अगर पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन एमएफ हुसैन समझ में नहीं आएंगे इनको। तो बाजारवाद इतना हावी हो चुका है कारपोरेट पे। करण जौहर की कंपनी, यशराज की कंपनी, ब्लू ब्लड जो हम बोलते हैं, उनके ऊपर ही अंधाधुंध पैसा लगाते हैं, फिल्में देखते भी नहीं है। जैसे आलिया भट्ट की अभी जिगरा आई धर्मा प्रोडक्शन की, वो टी सीरीज ऑलरेडी बना चुका है, सारी सेम की सेम फिल्म। ये कारपोरेट में बैठे सारे लोगों को पता था कि ये सेम फिल्म है, उसके बावजूद भी आलिया भट्ट है, करण जौहर है, तो उसमें 80 करोड़ लगा दो। ये जो बेवकूफियां हैं, ये स्टार स्टड मेंटेलिटी है, जो हीरो वर्शिज्म है, ये बहुत बड़ा घातक एलिमेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। विनोद पांडे एक बहुत कमाल के फिल्म मेकर हैं। पांडे जी अगर एक बहुत सुंदर सी फिल्म लेकर जाएंगे, वो किसी फॉक्स में जाएंगे या यूटीवी में जाएंगे या सोनी में जाएंगे, उनको एंटरटेन करने में वो 6 महीने लगा देंगे, साल भर लगा देंगे, इवन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन भी। लेकिन करण जौहर जाते हैं, अच्छा मैं आ रहा हूं, 2 प्रोजेक्ट है, तो वो करण जौहर के ऑफिस में जाएंगे। दिस इज द डिफरेंस। तो ये बहुत पैथेटिक वो है, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन, मतलब शिवपुर जी पालन जी ने टाटा सन्स का पैसा मुगले आजम में लगाया और 14 साल उन्होंने फिल्म बनाई, और उसके बाद जब कलर टेक्नोलॉजी आई तो वो फिर शिवपुर जी पालन जी के पास गए कि यार कलर टेक्नोलॉजी आ गई, कलर में बना देंगे। उन्होंने कहा माफ कर भाई, 16 साल तूने वैसे ही लगा दिए, अब और कहां लगाएगा। तो उस समय टाटा ने वो फिल्म फाइनेंस की, उसके बाद टाटा ने एक और फिल्म फाइनेंस की, लेकिन टाटा को समझ में आ गया कि ये धंधा मेरा नहीं है, टाटा धीरे से बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कारपोरेट आए हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री का सत्यानाश ही किया। उनको समझ में आया कि कंपटीशन है,
उन्होंने कहा सर अक्षय कुमार चाहिए, तो उन्होंने कहा अक्षय कुमार उस समय लेते होंगे 20 करोड़, तो वो उनके पास गए अक्षय के पास, सर एक काम करते हैं अपन 100 करोड़ में 3 फिल्मों की डील कर लो। अब अक्षय कुमार जो 20 करोड़ लेते थे और 3 फिल्मों में 60 करोड़ कमाएंगे, तो 100 करोड़ में वो साइन कर लेते थे। ऐसी स्टार्स के रेट्स इन्होंने इतने बढ़ा दिए कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा उसको, किसी स्टार्स को। अब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले गए और इनकी जगह ये आ गए, और इनके पास सिनेमा समझने वाले लोग नहीं हैं। मतलब क्रिएटिव लेवल पर इतनी बैंकरप्सी है जिसको आप बयान नहीं कर। इनको खूबसूरत सब्जेक्ट, सुंदर सब्जेक्ट समझ ही नहीं आते। ये सिर्फ इनको एक, अगर आप बहुत सुंदर सी कहानी लेके चले जाए, बोले नहीं कहानी तो ठीक है, इसमें आप अजय देवगन को ले आइए तो हम बना देंगे। अरे पर जो बेचारा एक अच्छा एक्टर है उसमें उसको कैसे हटा दे? वो डायरेक्टर ने कास्ट किया है, उसकी पसंद है, वो कैरेक्टर है, उसको वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये जो हमारे कारपोरेट वर्ल्ड है या बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जो ये शहर के सीवेज टैंक में नहाना पसंद करते हैं, लेकिन ये आर्य मिल्क कॉलोनी के तालाब में उंगली भी नहीं डालते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अमिताभ जी। हाँ पराग, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित किया है। मैं आप ही के जैसे जो फिल्म पत्रकार हमारे अजय जी यहाँ बैठे हैं, अजय जी से भी मैं ये जानना चाहूंगा। मैं अजय जी के पास चलता हूँ। जो बात पराग कह रहे हैं अजय जी, मैं चाहूंगा आप उसी को उस एलिमेंट को लेते हुए और उसको आगे बढ़ाते हुए, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर, जैसे इन्होंने कहा कि भाई अब ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है, इसने अच्छे सिनेमा का तो सत्यानाश कर दिया। जो बात एक तरह से विनोद पांडे जी ने जो दर्द बयान किया, वहां से शुरू होते हुए संजीत जी के साथ होते हुए पराग ने उसको उसी को आगे बढ़ाया। मैं आपसे चाहूंगा अजय जी जानना कि ये जो कॉर्पोरेट पूंजी आ रही है और जिस तरीके का सिनेमा बन रहा है, जो इन्होंने बात कही कि भाई आपने फिल्म स्टार्स के भाव बढ़ा दिए और ऐसे बढ़ा दिए कि अब वो वाकई में निर्माताओं के लिए मुश्किल हो रही है। खुद करण जौहर जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बहुत फीस जो है बड़ी बड़ी जो फीस लेते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि फिल्म की लागत निकालना भी बहुत एक दिक्कत का काम हो गया। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो फिल्म निर्माण का मसला है और इसमें जो पूंजी आ रही है, क्या आपको लगता है वाकई में कि ये पूंजी जो है, वो जो कला और व्यवसाय की बात हम लोग कर रहे हैं, फिल्म निर्माण एक कला है, सिनेमा एक आर्ट है, क्या कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से उस पर एक खराब असर डाल रहा है कॉर्पोरेट कल्चर जो है? जी, आप सभी को नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं थोड़ा असहमत होता हूं आप सभी से, और मेरा मानना है कि कॉर्पोरेटाइजेशन के आने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रीमलाइनिंग हुई है, काला धन गायब हुआ है, समय से लोगों को पैसे मिलने शुरू हुए हैं, एक सिस्टम बना है, एक बाउंड स्क्रिप्ट आती है, नियत समय के अंदर फिल्म बन जाती है और सब कुछ लेजर फाइल में क्लियर है कि कौन सा पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ एग्रीमेंट होता है, सब कुछ मुंह जवानी कुछ भी नहीं रहता है, सारे करार होते हैं और इस तरीके से एक वैध रूप दिया जा रहा है इसको। एक बहुत ही जटिल विषय आपने लिया है, उसका कुछ एक व्यक्तियों के उदाहरण से और कुछ एक फिल्मों के उदाहरण से साधारणीकरण कर देंगे तो हम मानेंगे कि कॉर्पोरेट एक विलेन है। मैं नहीं मानता कि कॉर्पोरेट एक विलेन के तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। हाँ, उद्देश्य सभी का पैसा कमाना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो या कॉर्पोरेट हो। कॉर्पोरेट में चूंकि हम जैसा कि मान बैठे हैं कि वहां पे कम समझदार लोग होते हैं, वहां पे क्रिएटिव लोग नहीं होते हैं, इसकी वजह से फिल्मों के चुनाव में, फिल्मों की प्रक्रिया में क्रिएटिविटी खत्म होती चली जाती है। लेकिन हम याद करें कि पिछले जब से ये कॉर्पोरेशन शुरू हुआ है, खास करके 2000 के बाद जब से फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, तब से ऐसी दर्जनों फिल्में गिनाई जा सकती हैं जो इन्हीं कॉर्पोरेट के वजह से आई हैं और जिसकी हम चर्चा करते हैं और बार बार हम तारीफ करते हैं। हम नाम लेने के लिए क्वीन का नाम ले सकते हैं, मैरी कॉम का ले सकते हैं, पान सिंह तोमर का नाम ले सकते हैं, अपने देवडी का नाम ले सकते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर का, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो
इन कॉर्पोरेट हाउसेस की वजह से बन के हमारे सामने आई हैं। अब ये सिनेमा कैसा है, मुगले आजम है कि नहीं है, 50-60s का सिनेमा है कि नहीं है, तो इस तरह की तुलना करेंगे तो फिर एक दूसरे रियल में हम घुस जाएंगे। हमारा ये कहना है कि जो माहौल है, जैसी परिस्थितियां हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में जब पूरा समाज उपभोक्ता समाज में तब्दील हो चुका है और ये आर्थिक उदारीकरण के बाद से आया है, तो एक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक प्रक्रिया जो पूरे देश में है, उससे फिल्म इंडस्ट्री को काट के एक द्वीप के तौर पे आप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब चीजों से अछूता रहे और जैसे ये काम करता रहा था वैसा ही काम करता रहे। हाँ, यहाँ एल्गोरिदम काम करता है, यहाँ मसाले काम करते हैं, यहाँ वो तथ्य और आंकड़े जो होते हैं वो काम करते हैं। चूंकि यह लोग फाइल्स में ज्यादा बिलीव करते हैं, पैशन में थोड़ा कम हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में थोड़ा कम हो सकते हैं, कम समझदार हो सकता है इंडिविजुअली जो क्रिएटिव माइंड होता है वैसा क्रिएटिव माइंड नहीं हो, क्योंकि उनका अपना कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता है, न तो दिमाग हो रहा होता है न पैसा हो रहा होता है, तो एक अलगाव सा उनका रहता है उस क्रिएटिविटी से। लेकिन इसी में जब ये जिम्मेदारी दे देते हैं, या अभी जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर फिल्में बनाते हैं तो उसकी रिलीज को लेकर के ये कॉर्पोरेट के पास ही जा रहे हैं, चाहे वो धर्मा हो, चाहे वो यशराज हो, यशराज तो खैर नहीं जाता, चाहे वो धर्मा हो या कोई भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, वो ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। दरअसल ये बर्डन जो बोझ है, आर्थिक बोझ है फिल्म बनाने का ना, उसकी शेयरिंग चल रही है और ये कहीं से भी गलत नहीं है। अगर आपका आर्थिक बोझ कम होता है, नुकसान शेयर हो जाता है, तो क्या बुरी बात है। हाँ, इसी में कुछ बेहतरीन फिल्में भी निकल के आती है और सबसे बड़ी बात, जो काला पैसा काला धन गायब हुआ है, अगर आप याद करें तो आजादी के समय जो ब्लैक मार्केटियर थे दिल्ली के ना, वो सिनेमा में इन्वेस्ट किया करते थे। अंडरवर्ल्ड की बात तो आप ही ने की है, ये पैसा वहीं से आता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने के बाद, इंडस्ट्री बन जाने का दर्जा मिल जाने के बावजूद बैंकों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें, बैंकों ने कोई रुचि नहीं ली। उन्होंने जो थोड़े बहुत लोन लिए उसके बाद से वो बंद हो गए। तो आखिर पैसा बनाएगा आएगा कहाँ से आएगा? तो जरूरी है कि ऐसे कॉर्पोरेट लोग आए। एक बनाने के लिए तो शेखर कपूर, राम गोपाल वर्मा और मणिरत्न ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने दिल से जैसी फिल्म बनाई थी। लेकिन एक फिल्म बनने के बाद वो फिल्म खत्म हो गई, वो फिर काम नहीं कर सका। तो मेकर्स इकट्ठे होते रहे हैं। मेकर्स अभी जो अनुराग कश्यप एंड कंपनी ने जो कंपनी बनाई थी, वो कंपनी कैसे बिखर गई, सारे क्रिएटिव दिमाग थे वहां पे। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के उदाहरण आते रहेंगे। हमें उस आधार पर इसकी आलोचना या इसको ध्वस्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये बिल्कुल फालतू दिमागों का एक बनिए का या सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से आया हुआ कॉर्पोरेट जगत है, जो हिंदी फिल्मों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है, क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं है। उनके कुछ फैसले गलत हो सकते हैं जी, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, तो फैसले तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के भी गलत होते हैं। राज कपूर के भी गलत हो गए, उनकी मेरा नाम जोकर नहीं चली थी। तो इस तरीके से बाकी चीजें भी होती रहती है। हमें थोड़ा पॉजिटिव तरीके से भी चीजों को देखना चाहिए और समाज के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, पूरा देश और पूरी दुनिया जब उपभोक्ता समाज में तब्दील हो रही है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत पवित्र लोग हैं, हम तो वैसे ही काम करेंगे जैसे आज से 50 साल पहले करते थे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हितेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ, जहाँ पर अजय जी ने अपनी बात छोड़ी है कि भाई जब पूरा समाज ही बदल गया, पूरा समाज उपभोक्ता समाज में तब्दील हो गया, तो मात्र सिनेमा को एक टापू की तरह रख करके आप उससे उम्मीद करें कि सारी नैतिकता का जो है वो एजेंडा वही उठाए फिरे, तो ये कहाँ तक उचित है। और अगर कॉर्पोरेट का पैसा आ रहा है और उससे कुछ अच्छी फिल्में भी मिल रही हैं, जैसा उन्होंने कहा कि भाई सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है, वाकई में ये हम भी पढ़ते सुनते रहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं कि अब लोगों को बाउंड स्क्रिप्ट मिलने लगी है, टाइम से काम होता है और समय से जो है फिल्में बन जाती हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं। तो ये जो एक बात है जिसको हम मानते हैं कि नहीं सिनेमा कला है और कला जो है उसको बाजार में तब्दील कर दे रहा है ये कॉर्पोरेट कल्चर, ये कहाँ तक सही है? हितेंद्र जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और मैं इन दिनों संजीत जी की किताब पढ़ रहा हूँ जिसमें उन्होंने फिल्म डायरेक्टर्स वगैरह से बात की है फिल्म निर्माण के संबंध में।
क्राफ्ट के ऊपर। तो उसमें मैं देख रहा था कि दिलीप कुमार साहब जो हैं वो बहुत शिकायत कर रहे हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो उसमें वो 2 चीज़ों का उल्लेख करते हैं। एक जगह वो कहते हैं कि हमारे एंटरटेनमेंट टैक्स जो है अंग्रेजों के ज़माने में 12.5% होता था और अब 100% हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर सरकार ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। ध्यान नहीं देने का मतलब ये हुआ कि एक तो इंडस्ट्री का जो दर्जा शुरू से मिलने की बात थी, सरदार पटेल से बातचीत हुई थी और बहुत सारे उसका एक इतिहास है। दरअसल हम लोग इस इतिहास में जाते ही नहीं है। हम लोग दिलीप कुमार और राज कपूर में फंसे रहते हैं, लेकिन इन लोगों की फिल्मों को पैसा कहाँ से मिलता था, किस सोर्स से आता था, इस पे कभी किसी ने कोई इतिहास लिखने की कोशिश नहीं की। तो मैं एक भाटिया की किताब पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा है कि जिसका जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे कि 40 के दशक में जो बहुत सारे ब्लैक मार्केट के लोग थे उन्होंने अपने पैसे को लगाया। आपने जिक्र किया 90s का। तो सबसे पहले एक तो बात समझनी पड़ेगी कि इसका जो अर्थशास्त्र है उसकी जानकारी उन लोगों को हो जो सिनेमा को सिर्फ एक कला के रूप में देख करके खुश होते हैं। उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो आनी चाहिए। आप फिल्म बनाने जाते हैं तो खर्चीला माध्यम है जिसकी चर्चा पांडे जी कर रहे थे, वो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। तो आप पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और उस पैसे का सोर्स भी महत्वपूर्ण है और उसकी एक ट्रांसपेरेंसी भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए संजीत जी की किताब में मुझे मिला कि ख्वाजा अहमद अब्बास जो है वो ये उनके इंटरव्यू से मैं बोल रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है वो और 2000 में छपी थी और अभी भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। उसमें कहा गया है कि एक जो फाइनेंसर होता है या जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनका एक नेटवर्क का पूरा जिक्र है और कहा गया कि अगर एक व्यक्ति 6 लाख रुपए में फिल्म बनाता है, 10 लाख कमाता है तो फिर भी वो फकीर का फकीर रहता है, क्योंकि उसका एक उसका जो अर्थशास्त्र कुछ इस तरह का है कि वो जो है उसको बहुत ज्यादा कमाना होगा। ये भी कहा गया है कि इनको जो नोटिस दिया जाता है, जो ख्वाजा अहमद अब्बास के पास नोटिस आता है कि वो होटल में बैठे हैं, उनको वो पैसा मांग रहे हैं, वो फाइनेंसर। शैलेंद्र की कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। तो असली हीरो जो है फिल्म इंडस्ट्री के वो ये लोग हैं जो पैसा लगाते हैं और दुर्भाग्य से हमारे पास उनकी कोई हिस्ट्री ही नहीं है। तो इसी कारण से हम लोग जो है अंधकार में है। हम लोगों को इसकी जांच करनी चाहिए, समझदारी कम से कम विकसित करनी चाहिए कि टाटा ने पैसा लगाया मुगले आजम पर और उसके बाद 30 के बाद भी लगाया, लेकिन फिर बाद में वो हट गए। किन लोगों ने पैसा लगाया, कैसे वो लोग थे, उनके क्या उद्देश्य थे? तो ये एक बात हम लोग के सामने क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसमें एक चीज का अभाव है, कॉर्पोरेट के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। कॉर्पोरेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मुझे याद आता है कि जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ा था तो लोगों ने समझाया था कि अरे ये तो पैसा कमाने वाले लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, इनका क्या लेना देना इससे, ये तो आते हैं पैसा कमाते हैं और फिर चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस झांसे में औरंगजेब भी आए, इसी झांसे में हमारे सिराजुद्दौला बंगाल में आए। ये कॉर्पोरेट जो है सिर्फ पैसा कमाने की मशीनरी नहीं है, वो एक डोमिनेशन की बात होती है। वो जब किसी जगह घुसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसा वो दूसरी जगह भी से कमा सकते हैं। पैसा कमाने के साथ साथ उस पूरी चीज पर उनका ऐसा गहरा नियंत्रण होता चला जाता है कि उसके बाद क्रिएटिव लोगों की जगह सीमित होती है, वो इस तरह सीमित होती है। इसका बड़ा अच्छा जिक्र किया हमारे एक मित्र ने, जिनका नाम मैं अभी सामने नहीं देख पा रहा हूँ, कि अजय देवगन को 20 करोड़ मिलता है, उसको एक ही साथ 5 का बना दिया जाए, 3 फिल्मों के लिए। अक्षय कुमार सॉरी, हमारे साथी हैं जो बैठे हैं। जी जी, मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे स्टार भी जो है, जिसके आधार पर फिल्में बनती हैं, बिकती हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है। लेकिन दरअसल आप देखिएगा कि स्टार की वैल्यू जब से बढ़ी है तब से उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो ग्रुप्स हैं, जिसका जिक्र अभी खास तौर पे हो रहा है, ये हमारे करण जौहर, इनके जो पिताजी थे, हम लोग हिस्ट्री में जाएं थोड़ा सा, 1-2 मिनट देंगे ना समय मुझे?
तो मैं जानना चाहता हूँ और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनके जो पिताजी थे वो बड़े ढंग से उसी वर्ल्ड में धीरे धीरे करके आए हैं। देवानंद के साथ बहुत दिनों तक काम किया है, उनका मार्केटिंग का मामला जी देखा है। और ये धर्मा प्रोडक्शन है, ये धर्मा प्रोडक्शन जो उन्होंने बनाया है, उसके बाद उनको समझ में बात आ गई है कि ये जो पैसे का ही खेल है। वो जो मतलब जो मेहरा साहब थे, जौहर साहब थे, उन्होंने यश इस बात जौहर, को समझ लिया। जी, सॉरी, यश जौहर, यश जौहर, यश यश जौहर जो उनके हाँ, पिता का नाम था, ये करण जौहर। ये हाँ ये जो जौहर है, ये इन्होंने जो फिल्म बनाई उसके बाद जो उनकी फिल्में देखी है, दोस्ताना से शुरू करके, वो सब पैसे पैसे पर ही मामला आ गया है। और ये जो पैसे वाले लोग हैं वो धीरे धीरे 90s तक आते आते उसके बाद समझ गए कि पैसा ही असली खेल कराता है, ये और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और उनकी जो संतान है ये करण जौहर, ये तो मुझे माफ कीजिएगा, वो बड़ा मूर्ख टाइप का लगता है मुझे। उसका कोई सौंदर्य बोध है मुझे समझ में नहीं आता। वो पता नहीं किस तरह से फिल्में बनाता है, किस तरह से। और इंटरेस्टिंग ये बात देखिए कि पूरा देश उस पर झूम रहा है। उसको कोई अच्छी तरह से आप लोग कभी इंटरव्यू कीजिए तो उसको कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है, मुझे लगता है। फिल्म बनाता है, उसकी अपनी कंपनी है, लेकिन उसको कुछ क्या मतलब है एस्थेटिक सेंस वेंस से। वो तो वो उसकी कंपनी होगी तो वो जो अभी मित्र कह रहे थे कि ये कोई फिल्म बनी हुई है, उस फिल्म को दोबारा वो बना लेंगे। मेरे एक मित्र अभी कुछ दिन पहले मुझसे कह रहे थे कि उन्होंने एक छोटी फिल्म बनाई थी, उस छोटी फिल्म को दोबारा बड़ी कंपनी ने बनाई फिल्म, और वो फिल्म अपनी तरह से हिट हो गई। वो बेचारा वहां से छोड़ छाड़ के सब आ गया, अभी एक अखबार निकालता है। अब ये कथा उनकी तरफ से बढ़ाई हुई बनाई हुई भी हो सकती है, लेकिन अब आप मित्रों को सुन करके मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो कला बाजार है वो कहीं काला बाजार ना हो जाए। तो ये जी, जो कला ये जो बाजार, बात आपने कही, जी जी जी, ये जो आपने बात कही है, मैं इसी इसी बात को लेकर के पारक साहब के पास आता हूँ कि ये जो आपने कहा, ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि कला बाजार जो है काला बाजार ना हो जाए। पारक साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? सारे हमारे पैनलिस्ट ने जो अपनी बात कहनी थी एक राउंड की, वो अपनी बात कह दी है। तो मैं चाहूंगा कि आप जहां पर हितेंद्र जी ने छोड़ा है, आप वहां से पकड़ते हुए अपनी बात रखें। और ये जो पूरा विषय है पैसे का, और जिसमें ये बात कही जा रही है, जो भी हितेंद्र जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही बीच में कि असली हीरो वो लोग हैं जो ये पैसा लगा रहे हैं, मतलब जो पैसे पर्दे के पीछे से हैं, ये इनको हितेंद्र जी ने कहा ये असली हीरो ये लोग हैं। तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय रखें कि क्या जो पैसा लगा रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनकी एक भूमिका है, लेकिन क्या वो असली हीरो हैं? और जो लोग काम कर रहे हैं, या जो पूरा एक कला और व्यवसाय के बीच में संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं, विनोद पांडे जी जैसे लोग हैं जो फिल्मकार हैं, उनकी क्या भूमिका रह जाती है अगर हम उनको फिल्म जिन्हें जो पूंजी लगाने वाले हैं उनको हम असली नायक मानते हैं? तो क्या कहेंगे पारक साहब आप? सभी को नमस्कार। ये ऐसा विषय है जिस पर सबसे अच्छी बात जो इस डिस्कशन में हुई है कि कई सारे पहलू हैं, एक तरफा नहीं है। यानी कि एक तरफा होना तो बहुत आसान था इसमें, लेकिन अब अजय के इंटरवेंशन से कुछ दूसरा पक्ष भी सामने आया। मैं फिल्म की बात नहीं करूंगा, मैं अब ये एक दूसरी बात करूंगा और फिर फिल्म पर आऊंगा। जो प्रकाशक हैं किताबों के, वो आप देखेंगे वो भी ये चाहते हैं कि उनकी किताबें ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, बिके और हमें मुनाफा हो, ताकि हम इस व्यापार को और आगे बढ़ाते रहें। हिंदी का ही मुझे अनुभव है, और हिंदी के अनुभव में मैंने देखा कि जो सबसे कहना चाहिए कि जो सबसे प्रख्यात प्रकाशक हैं, जो सबसे ज्यादा किताबें छापते हैं और जिनकी किताबें सबसे ज्यादा बिकती हैं, वे किनकी किताबें छाप रहे हैं, कभी पता लगाइए। मैंने एक प्रकाशक से पूछा कि भाई आप पिछले 10 साल से तो स्थितियां उस तरह की है, अब भी आप लोग लेफ्टिस्ट को क्यों छापते हैं? तो उन्होंने कहा कि लोग पढ़ते ही लेफ्टिस्ट को हैं, आरएसएस वालों को तो कोई पढ़ता नहीं है, तो हम मजबूरी में भले ही एक दो छाप दें, लेकिन हम तो वही छापेंगे ना जो लोग पढ़ेंगे। और चूंकि जिनको पढ़ते हैं उनको छापते हैं, अगर रामविलास शर्मा को पढ़ते हैं, अगर नागार्जुन को पढ़ते हैं, अगर इस तरह के लेखकों को पढ़ते हैं, तो उनको छापेंगे हम, क्योंकि उनको छापने पर हमारी किताबें ज्यादा बिकेगी, हमें फायदा होगा।
मेरा अपना विचार यह है कि सिनेमा के बारे में, सिनेमा में इतनी मतलब सिनेमा में बहुत बड़ी पूंजी लगती है, ये सही है, और ये मानकर चलना चाहिए कि पूंजीवाद के विकास के भी कई चरण हैं। उस चरण में हम पिछले 30 साल से जिस चरण में से गुजर रहे हैं वो निगमीकरण का चरण है। आप अगर मीडिया को देखें तो लगभग मीडिया का निगमीकरण हो चुका है, हिंदुस्तान में भी बाहर भी। दूसरी चीज जो है कि इस निगमीकरण का उद्देश्य, जैसा कि शायद जितेंद्र जी ने या किसी ने कहा कि उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य एक तरह का वर्चस्व स्थापित करना भी होता है। वर्चस्व स्थापित करना होता है, ये बात सही है, लेकिन ये पूरी तरह से ये नहीं है। निगम का मतलब यह कॉर्पोरेट जो है, हालांकि हर एक कॉर्पोरेट का अपना एक अलग चरित्र होता है। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तानी निगमों में, निगम कंपनियों में काम करने की तुलना में किसी विदेशी निगम कंपनी में काम करना कहीं ज्यादा बेहतर माहौल देता है। या हिंदुस्तान में अगर आप टाटा में या बिरला में काम कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है, ये फर्क है। लेकिन उसके बावजूद ये सच्चाई है कि मीडिया का पिछले 30-40 सालों से निगमीकरण हो चुका है। इस मीडिया के पूरे क्षेत्र में सिनेमा सबसे पीछे है, क्योंकि उसके बारे में जैसा कहा गया कि वो एक इस तरह का माध्यम है जिसमें कि हर फिल्म जो है उसके बारे में पहले से तय नहीं किया जा सकता कि वो फिल्म चलेगी या ना चलेगी। लेकिन ये बात तो किताबों पर भी लागू होती है, ये बात जो है लेखकों पर भी लागू होती है, फिर भी छपती है। यही होता है कि जैसे बहुत पुरानी मैं उदाहरण दूं, फणीश्वर नाथ रेणु का तीसरी जो मेला अंचल है, तो मेला अंचल किसी मामूली से प्रकाशक ने प्रकाशित किया, लेकिन जब वो लोकप्रिय हुआ तो राजकमल ने उसे ले लिया और उसे छापा, और ये प्रक्रिया लगातार चलती है। मेरा अपना विचार यह है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि फिल्में जो बना रहे हैं उसके लिए फाइनेंस कहीं से भी आ रहा हो, यहां तक कि अगर 2 नंबर का पैसा भी लग रहा हो तो भी अंततः दर्शकों के पास वह फिल्म पहुंचेगी और दर्शक उसे पसंद करेंगे, तब ही वो फिल्म चलेगी। आम दर्शक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस फिल्म के लिए फाइनेंस कहां से आया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किताब खरीदने वाले जो पाठक है उसके लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किताब कहाँ छपी है। वो ये चाहेगा कि किताब जो है उसके खरीद की सीमा के अंदर हो, वो मतलब उसके लिए जितना पैसा खर्च कर सकता है उसमें हो। तो ये सिनेमा के लिए भी है कि सिनेमा हॉल में पहुंचे। आप देखेंगे कि 70 के दशक में, 60-70 के दशक में जब सरकार ने फिल्म बनाने के लिए मदद करनी शुरू की, उसका त्रासद अंत क्यों हुआ? त्रासद अंत इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फिल्म बनाने के लिए तो फाइनेंस किया फिल्मकारों को, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं किया, उसे मार्केट के भरोसे ही छोड़ा, और नतीजा यह हुआ कि अच्छी फिल्में भी डिब्बे में बंद हो गई। इसका मतलब है कि अगर कोई भी फिल्म चाहे निगम के पैसे से बन रही हो, चाहे किसी इंडिविजुअल के पैसे से बन रही हो, वह उस सिस्टम के माध्यम से, जिस सिस्टम के माध्यम से फिल्म दर्शकों तक पहुंचती है, वो उसमें जरूर शामिल होनी चाहिए और वहां दर्शकों तक जानी चाहिए। अगर दर्शकों तक जाती है और लोग पसंद करते हैं तो वो उसको फाइनेंस किसने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं जी, समझता हूँ जी। कि अजय की इस बात में काफी दम है कि अगर कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट का अपना एक सिस्टम ऐसा होता है, जैसे कुछ उदाहरण दिए गए कि अगर कोई कोई फिल्मकार है, निर्माता है, तो उसके एक छोटे-छोटे बिल भी पास कराने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन निगम में एक सिस्टम होता है, क्योंकि बिना सिस्टम निगम नहीं चल सकता है, तो वो निगम में एक सिस्टम होता है। लेकिन निगम जी। जो है बुनियादी तौर पर 2 बातें मैं कहूंगा। बुनियादी तौर पर यह चाहेगा कि अगर हम फिल्म व्यवसाय में है
तो हमारा ये व्यवसाय लाभ में चले, उसमें हम इतनी पूंजी लगाएं और उसके बाद में फिल्में कहना चाहिए कि फ्लॉप होती जाए, तो वो ये नहीं चाहेगा, इसलिए वो लोकप्रिय बनाया जाता है। दूसरा वो ये निगम ये भी चाहता है तो उसका ब्रांड जो है वो ब्रांड लोगों के बीच में पहुंचे, और वो ये जानता है कि वो केवल पॉपुलर फिल्मों से नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ बेहतरीन फिल्में भी बनानी होगी। तो इसका मतलब है कि निगम को भी अंततः फिल्मकारों के पास जाना पड़ेगा। अब हिंदी में सिस्टम यह है कि वो फिल्मकारों के पास जाने का मतलब समझते हैं कि फिल्म के नायक के पास जाना। ये गलतफहमी मेरे ख्याल में थोड़े दिनों बाद में खत्म होने लगती है और उन्हें मालूम पड़ता है कि वास्तव में फिल्म का वास्तविक जो शक्ति है वो निर्देशक के पास होती है, और तब निगम जो है वो भी उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। लेकिन अंततः आखिरी बात कह रहा हूं, अंततः निगमीकरण हो या और किसी भी तरह की सिस्टम आपका कौन सा है, ये सिस्टम जो है वो पूंजीवादी सिस्टम है, वो निगम समर्थक सिस्टम है, वो एक खास तरह की आइडियोलॉजी को लोकप्रिय बनाना है या उन फिल्मों के माध्यम से उन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, उनके दिमागों पर वर्चस्व कायम करना, जैसा नोम चॉम्स्की ने कहा, वो फिल्म के माध्यम से भी करना चाहता है। और निगम की ये बुनियादी दिलचस्पी है, इसे कभी नजरों से दूर नहीं करना चाहिए। अमिताभ जी, आपने जो बात जी बहुत शुक्रिया। विनोद जी, मैं आपके पास आता हूँ। हम अपने कार्यक्रम के एक्चुअली आखिरी हिस्से में पहुंच गए, तो मैं बहुत संक्षेप में आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा। पारख साहब ने जो बात कही है कि भाई अंततः कॉर्पोरेट को भी ये समझ में आ जाएगा, आने लगता है कि दरअसल में स्टार नहीं, जो डायरेक्टर है वही असल में वही असली किरदार है। तो आपका जो अनुभव रहा है या जो आप इस वक्त जो देख रहे हैं, उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि हाँ, ये जो डायरेक्टर के पास जाने वाली चीज है, क्या ये आपको निकट भविष्य में होती दिख रही है? संक्षेप में आंसर दीजिएगा बस। सबसे पहले अमिताभ, I should strongly dismantle what Ajay said. This is slightly offensive to a filmmaker. दुख होता है मुझे। आपको एक बात बताऊं, दो चीजें जरूरी हैं। एक तरह की संधि जरूरी है। मैंने एक फिल्म यशराज के लिए बनाई थी, वो अंग्रेजी में थी, उसका टाइटल था सिंस। उनको स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी, मैंने सिर्फ राय लेने गया था यश जी के पास, उन्होंने खुद ही फाइनेंस ऑफर कर दिया, बिकॉज हिज सन, जिसको मैंने पढ़ने के लिए दी थी स्क्रिप्ट, आदित्य को उसे बहुत पसंद आ गई। उसने कहा हम रिस्क लेके देखते हैं, वो बनी। अब ये देखिए, वो छोटे बजट पे बनी थी, उन्होंने कहा था इससे एक पैसा ज़्यादा नहीं दूंगा, 1 करोड़, और मैंने बिल्कुल नए लोगों के साथ वो फिल्म बनाई, उसकी बहुत प्रशंसा हुई, बहुत पसंद आई, और यश जी भी सरप्राइज हो जाते थे कि यार उन्होंने सोचा नहीं था, इट कलेक्टेड वेरी वेल। तो पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यशराज जी ने क्या किया। मैंने कई दफ़ा उनसे प्रार्थना की, आदित्य से भी की, एक दफ़ा आइए तो सही मेरे सेट पे आइए, अच्छा हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा। He never came. His son never came because they had developed this beautiful system, corporate discipline, कि भाई कायदे से चेक से सब पेमेंट होंगे और बुक्स रखी जाएंगी और स्क्रिप्ट पहले से तैयार होगी। बट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इमोशन, उन्होंने कभी इसलिए नहीं आए कि विनोद डायरेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर एक तरह का प्रेशर होगा, हमें नज़दीक भी नहीं जाना है। Here we have liked his script, we have locked it, money has been locked। और मैं अब ये भी बता दूं आपको कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक्टर को चेंज करना पड़ा, उसके फादर ने मना कर दिया वो रोल करने के लिए क्योंकि बड़ा बोल्ड रोल था। तो मैंने यशी से डरते हुए कहा कि यशी आई एम सॉरी भैया, क्योंकि मैं एडवांस दे चुके थे वो मुझे। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीरियस हो गए, मुझे जी लगाने लगते थे। विनोद कहते, विनोद जी देयर इज नो प्रॉब्लम, बस आप एक काम कीजिए, मुझे नया ब्रेक डाउन दे दीजिए, हाउ वुड यू टेक द पेमेंट। हिज कंसर्न वाज दैट, एंड आई टेल यू अमिताभ जी, मुझे ये कहनी पड़ेगी कि नेवर डिड यशराज फेल ऑन दैट डेट ऑफ पेमेंट। हाउ हिज वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस यूज्ड टू कॉल मी एवरी टाइम, सर वो आपका 2 दिन बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था उसी दिन चाहिए
या एक आध दिन बाद में या एक आध दिन पहले ज़रूरत हो तो बता दीजिए। और मैंने कहा भाई तभी उसी दिन में भेज देना। तो फिर वो दूसरा सवाल पूछा था कि सर आप कलेक्ट कर लेंगे या मैं भिजवाऊं? दैट्स ऑल। They never failed on their payments. They observed the discipline of a corporate company because they knew that the producer director has to work in that environment. They should not make him suffer, but they never interfere in the creativity. यश जी ने जरूर ये बात कही, यार एक गाना डाल देता तो, but his son said, सर पापा कुछ भी बात करते हैं डैडी, लेकिन विनोद जी प्लीज डोंट succumb to डैडी on this. मैं कहा नहीं, and I never did, and they respected me, honored me for this. Issue is what in my 84 years, what I can summarize: corporates lack that decency, that emotion, the sense of responsibility, because they are governed by executives who draw big salaries. It is convenient for them to have big stars, big proposals, because then उनके ऊपर blame नहीं आता, उनकी सैलरी वही रहती है। जब I think the experience which I have witnessed myself, क्योंकि दूसरी तरफ रिलायंस भी है ना, they just dumped the film. वो अल्टीमेटली एक टोकरी में अमेज़न प्राइम को दी गई। कभी देखिएगा, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड चालू मूवी। इट्स सच ए क्लीन ब्यूटीफुल फिल्म। एक तो इतनी तेजी से भागे कि आप पकड़ नहीं पाएंगे उसे, एंड इट विल हैव लेयर्स इन इट डिस्पाइट बीइंग ए कॉमेडी। आप देखिएगा, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बट रिलायंस ऑलमोस्ट डम्प्ड इट। So what I'm trying to say is this: my experience, and that's why I quoted my age, has told me it is just a mirage. It's a completely wrong reading. For film is a entity into itself. उसका एक emotion होता है, उसकी आत्मा होती है. They don't care about it. To them, it's a Lux toilet soap. जी 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 विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, आपने जो बात कही है, जो सब सारी बार और चॉकलेट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। मैं जी जी मैं ऐसा करता हूँ, मैं पराग आपकी संक्षिप्त राय जो कि विनोद जी ने, नहीं कोई नहीं, मैं समझ गया, आपकी अपनी भावना है, आपका अपना तजुर्बा है, और वो ठीक है, ये तो होता है। आपने अजय जी की राय से सहमत या असहमत होना आपका अधिकार है, और जैसे कि यहाँ पर पराग साहब ने कहा, और बहुत अच्छी बात कम से कम यह है कि जो चर्चा हुई उसमें सारे पहलू आए। तो मैं पराग आपके पास आता हूँ, बहुत संक्षेप में जो बात यहाँ पर हुई है अभी तक, मैं चाहूंगा कि आप उसमें ये देखें कि भाई किस तरह से, अगर हम ये कॉर्पोरेट फंडिंग का सवाल उठा रहे हैं, अच्छा पराग का लगता है कनेक्शन कुछ गड़बड़ा गया, तो चलिए मैं ऐसा करता हूं कि अच्छा पराग, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो मैं बस आपके संक्षेप में राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस कॉर्पोरेट फंडिंग का जो हम सवाल उठा रहे हैं, क्या इससे इंडस्ट्री में जो है वो, इसके इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर के या फिल्मों के भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय बनती है संक्षेप में? देखिए, मैं सभी पहलुओं से सहमत हूं, खासकर अजय जी ने कहा, हम किसी कॉर्पोरेट फंडिंग के विरोध में नहीं है, लेकिन एक संतुलन बना रहना चाहिए। जैसे साउथ में है कि ममूटी की फिल्म का ओटीटी इतना जाएगा, सैटेलाइट इतना जाएगा, और एक मार्केट प्राइस ये मिलेगी, मोहनलाल की फिल्म की ये मिलेगी। तो वैसे ही यहाँ पर एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है कि संजय मिश्रा की 15 फिल्में डब्बे में पड़ी है, उसको खरीदार नहीं मिल रहा है, या नवाज की फिल्में को खरीदार नहीं मिल रहा है, तो ये स्ट्रेस जो है वो फिल्म मेकर पे या डायरेक्टर पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी कारपोरेट उतना ही एक बैलेंस बना के चले कि भाई ये छोटी फिल्म के लिए भी हमको ये देना है, ये स्पेस उसका भी है, सिर्फ हमको बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं करना है। तो कारपोरेट का एक सिस्टम वैसे फायदेमंद है, लेकिन अगर इस संतुलन को बनाए रखा जाएगा तो ये इंडस्ट्री को बहुत बेहतर ढंग से आगे ले जा सकेगा। बहुत शुक्रिया के अलावा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अब आपने बात कही है हितेंद्र जी, मैं आपकी संक्षेप में राय जानना चाहूंगा। जो बात पराग चापेकर ने कही अभी कि छोटे सिनेमा के लिए, या जिसको हम मीनिंगफुल सिनेमा कहते हैं, उसके लिए भी कॉर्पोरेट जो फंडिंग है कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक स्पेस होना चाहिए। जैसे कि अभी पराग साहब कह रहे थे, भाई सरकार ने एनएफडीसी जैसी संस्था तो बनाई, लेकिन फिल्म की मार्केटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं रखा, तो नतीजा क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं हुआ, और फिर अंततः एनएफडीसी अब जो है वो खत्म हो चुका है। तो आपकी राय में जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे?
हितेंद्र नहीं, जी, मेरी तो संक्षेप में। मैं जो लोग फिल्म से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे, उनके पास बेहतर समझ है इस बात को लेकर के, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि कॉरपोरेट जो है वो संतुलन को बनने नहीं देने वाला है। ये नहीं बना सकेगा, क्योंकि उनका उनका स्वभाव ही वो कंट्रोल वाला मामला है। और आप जी देखिएगा जी कि फिल्म के निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें एक फिल्म का बनना है और उसके बाद उसको फिर उसको लॉन्च करना है, उसके लिए हॉल की व्यवस्था करनी है, तमाम जगहों पर धीरे-धीरे एक किस्म का नियंत्रण ऐसे लोगों का होता जा रहा है, जो कि क्रिएटिव लोग नहीं हैं। इसलिए मुझे संदेह है कि ये फायदे का मामला नहीं बनने जा रहा है। पूरी फिल्म के बनने और वहां पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया के जो विभिन्न स्तर हैं, उन सब पे कॉर्पोरेट की जो पकड़ बनेगी, उससे क्रिएटिव जगत के लोगों को नुकसान होगा। और मैं विनोद पांडे जी की बात से सहमत हूं कि जो बी आर चोपड़ा और वो जो यश चोपड़ा जैसे जो लोग थे, जो समझते थे इसके इमोशंस को, फिल्म बनाने की बातों को, वो अब नए लोगों में ये जो कॉर्पोरेट जगत का जो रुतबा बढ़ेगा, वो नहीं रहने वाला है। ये एक प्रोडक्ट के रूप जी में ही आएगा मामला, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बाहरी बहुत आदमी शुक्रिया। इसलिए मैंने अपनी बात नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी राय अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है अपने हिसाब से। मैं अजय जी आपके पास आऊंगा। जो बात विनोद जी ने कही और जिस पर अभी हितेंद्र जी ने अपनी राय दी, पराग चापेकर ने भी कहा कि नहीं, एक संतुलन बनाने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे इस बारे में संक्षेप में? नहीं, मेरा मानना है कि कॉर्पोरेट की तो भूमिका रहेगी, अब वो जाने वाला नहीं है। हम उसके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, मतलब कि फिल्म मेकर कैसे एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से वो फिल्में लेकर आते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि पिछले 25 सालों में कॉर्पोरेट की वजह से जो छोटी-छोटी फिल्में आ गई हैं, या अभी मैंने फिल्म फेस्टिवल खत्म की है यहाँ पे, चल रहा था मावी फिल्म फेस्टिवल, उसमें इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो इन कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के छोटी फिल्में बना रहे हैं, कैन में जिस फिल्म ने अवार्ड जीता है, वो फिल्म भी कॉर्पोरेट से ही आई है। दिक्कत ये है कि उसका कॉर्पोरेट इंडिया का नहीं है, वो फ्रांस से आया हुआ है। स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। जो पारक साहब कह रहे थे ना, उसका नाम ही था फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बाद में वो एनएफडीसी बना। तो उसको ध्वस्त करके स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी हटा दी है। स्टेट ने बाकी सारी चीजों पे अपना स्टेक लगा रखा है, लेकिन फिल्मों के धंधे में वे कहीं से, वे सिर्फ वो सब्सिडी देते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बांटते रहते हैं, जो अपने पसंद के लोगों को बांटते रहते हैं। तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए कॉर्पोरेट जैसी चीजें आती हैं। पूंजीवाद, अभी जिस तरीके के पूंजीवाद में हम जी रहे हैं, उसमें उसकी जो पॉजिटिव भूमिका हो सकती है, उसे अस्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे साथ लेकर के हम ये देखें कि हम अपनी क्रिएटिविटी का पालन कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे अगले एक स्टेज पर ले जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संजीत जी आपकी राय क्या कहेंगे आप? मैं दो ही चीजें फटाफट कहना चाहूंगा। संक्षेप में। एक तो जी जी जी, ऐसा हाँ है हाँ। कि हम लोगों ने बाजारीकरण की बात करते हैं, ये इसकी बात नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी किसने देखी नहीं है। कौन सी फिल्म चल जाएगी नहीं चलेगी, 4 लाख की बनी जय संतोषी माँ करोड़ के ऊपर कमा के गई और आज उसको कल्ट फिल्म के हिसाब से देखा जाता है। तो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसका ज्यादा सोचने से मतलब नहीं है। हम लोगों ने यही देखना है कि हम लोग इंडस्ट्री में क्लीन मनी कैसे ला सकते हैं, और जो तौर तरीके हैं फिल्म इंडस्ट्री के। जब मैं कॉर्पोरेटाइजेशन की बात करता हूँ तो मैं उसमें कॉर्पोरेट मनी लाने की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई कॉर्पोरेट टैक्टिक्स, कॉर्पोरेट मेथोडोलॉजी जो है वो आप इख्तियार कीजिए कि आपके पास क्लीन मनी आए, उसका मैक्सिमम यूज हो। अब प्रोडक्ट बन के नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म चले नहीं चले, ये तो पब्लिक पे निर्धारण करता है। हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने। हर फिल्म मेकर, जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था, हर फिल्म मेकर जब निकलता है, जब टार्जन और कोबरा नाम की फिल्म बनाता है, तो वो यही सोच के करता हूँ कि मैं बेहतरीन फिल्म बना रहा हूँ और ये चलने वाली है, लेकिन नहीं चलती है। तो कितनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में, बड़ी बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्में चलती नहीं है। स्टार वैल्यू अक्षय कुमार को 20 करोड़ की जगह 100 करोड़ देते हैं, तो मुझे ये लगता है ये बैड बिजनेस वाले हैं। इनको अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है, इंडस्ट्री की समझ नहीं है, और वैसे भी उनको अपने बिजनेस की समझ नहीं है। एक ही बात एंड में कहूंगा मैं, और वो है कि मैंने शांताराम को एक बार कहा था
कि आपने स्टूडियो सिस्टम में भी काम किया है, आपने बाहर फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में भी काम किया है। तो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, आप क्या देखना चाहते हैं कि भाई स्टूडियो सिस्टम आए? तो उन्होंने मुझे एक बहुत अहम बात कही कि उन्होंने कहा कि जब मैं स्टूडियो सिस्टम में काम कर रहा था तो मैं 4 फिल्मों पे एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना सकता था, उसमें मुझे पैसे की चिंता नहीं होती थी। मैं कहता था कि अभी मेरी खुशकिस्मती है, ये शांताराम जी कह रहे हैं, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी चल गई, दुनिया न माने, कुंफू, ये सब मेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्में थी, चल गई। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन करने की जो फ्रीडम मुझे स्टूडियो सिस्टम में थी, वो इंडिपेंडेंट, तो मैं बाहर से जब पैसे लाता हूँ, लगाता हूँ, फिल्म बनाता हूँ, तो 100% चलनी ही चलनी है। इतना पैसा लगाने के बाद मैं उसमें क्रिएटिविटी नहीं देख सकता। फाइनल एक बात कहूंगा, सत्यजीत रे से एक बार किसी ने पूछा था कि आप क्या सोचते हैं आपके फिल्म, इसे देखिए, मैं फिल्म में वही बनाता हूँ जो मुझे ये करनी है, लेकिन आज तक आई हैव बीन एबल टू पे बैक ऑल माय प्रोड्यूसर्स। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छी फिल्में बनाई, क्रिएटिव फिल्में बनाई, ये बात है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मेरे एक भी प्रोड्यूसर नुकसान नहीं लेके गए। तो आप जब इतनी बड़ी करोड़ों का धंधा करते हैं तो मार्केट का तो सोचना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल मार्केट का सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पारक साहब, अंतिम टिप्पणी आपकी, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। बहुत छोटी में, देखिए मैं 2-3 जनरल बात संक्षेप में कहकर। नंबर 1, मैं निगमीकरण के बहुत ही कहना चाहिए कि विरोधी हूँ, लेकिन केवल फिल्मों के निगमीकरण के नहीं, पूरी व्यवस्था के निगमीकरण का विरोधी है। और पूरी व्यवस्था के निगमीकरण के का विरोध जो है वो राजनीतिक स्तर पर होगा, वो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होगा। यानी कि आप सिनेमा में चाहें कि निगमीकरण ना हो, निगम उसमें ना प्रवेश करें, निगम तो सब जगह प्रवेश करेगा, सिनेमा में बल्कि देर से प्रवेश किया। इसलिए ये समझना कि केवल हम फिल्मों को निगमों से दूर रखें, ये संभव नहीं है। अगर निगम सिनेमा में आएगा तो पहला उसका काम यही होगा कि वो लाभ के लिए आएगा, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण काम यह होगा, जो बुनियादी काम है वो वर्चस्व के होगा, लेकिन तीसरा काम यही है कि निगम का अपना एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम पहले के जितने भी फिल्म बनाने के सिस्टम थे उससे अलग तरह का है, और उसमें कई चीजें पॉजिटिव है, जिसकी तरफ अजय ने भी ध्यान दिलाया है। कई चीजें पॉजिटिव होती है, और उन पॉजिटिव चीजों के साथ समय लगेगा तालमेल करने में फिल्मकारों को, और वो तालमेल बहुत जरूरी है। वो तालमेल से कम निगमीकरण की प्रक्रिया के में भी बेहतर फिल्में सामने आ सकती है। बिल्कुल ठीक है पारक साहब, आपने जो बात कही है, एक जी बहुत बहुत धन्यवाद इस टिप्पणी के लिए। पारक साहब, कुल मिलाकर के मामला यहाँ पर आकर टिकता है कि एक तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। तालमेल बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो खराब नहीं है, उससे कुछ अच्छी चीजें भी निकल सकती हैं, लेकिन हाँ, उसका वर्चस्व जो है वो ऐसा ना हो जाए कि वो जो फिल्म का जो एक कलात्मक पक्ष है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने लगे। तो बहरहाल ये बातचीत बहुत अच्छी रही, और एक बहुत जटिल विषय है। सिनेमा में पूंजी का मसला बहुत जटिल मामला है, और उससे बहुत जब से सिनेमा बनना शुरू हुआ, क्योंकि सिनेमा खर्चीला माध्यम है, सब जानते हैं, पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, और आज की तारीख में बहुत पैसा लगने लगा है। तो उसको रिकवर करने का एक सवाल होता है पूंजी का। एक जैसे कि बताया कि सत्यजीत रे जैसा निर्देशक भी ये मानता था कि नहीं, मुझे इतना तो कमाना ही कि अपने प्रोड्यूसर को वो पैसा दे सकूं वापस। तो ये भी एक सवाल है कहीं ना कहीं, और इसके बीच में संतुलन बनाए रखने की बहुत जरूरत है। बहरहाल ये बहुत अच्छी बातचीत हुई। आप सबका इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़े सब्र के साथ इसको देखा सुना। हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए